भू आकृति। भू आकृति 50। एक अंक वाले प्रश्नोत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 1. भू आकृति किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक स्वरूपों जैसे पहाड़, पठार, मैदान को भू आकृति कहते हैं। 2. मुख्य भू आकृतियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, पर्वत, पठार और मैदान। 3. पर्वत किसे कहते हैं? उत्तर, आसपास के धरातल से काफी ऊंचा उठा हुआ, तीव्र ढलान वाला और जिसका शिखर संकीर्ण छोटा हो उसे पर्वत कहते हैं। 4. पर्वत की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर, 900 मीटर से अधिक। 5. पर्वत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उत्तर, शिखर या चोटी। 6. पर्वत। 6. पर्वतों के प्रकार मुख्यतः कितने हैं? उत्तर, 3, वलित, अवरोधी, भ्रंशोथ और संचयी, ज्वालामुखी। Question 6. How many main types of mountains are there? Answer, 3, fold, block, fault block and accumulation volcanic. 7. वलित पर्वत का एक उदाहरण दें। उत्तर, हिमालय या आल्प्स। Question 7. Give an example of a fold mountain. Answer, the Himalayas or the Alps. 8. भ्रंशोथ, ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण दें। उत्तर, वॉसगेस, फ्रांस या ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। Question 8. Give an example of a block mountain. Answer, Vosges, France और Black Forest, Germany. 9. भारत का सबसे ऊंचा वलित पर्वत कौन सा है? उत्तर, हिमालय। Question 9. Which is the highest fold mountain of India? Answer, the Himalayas. 10. जब दो भूखंडों के बीच का भाग धंस जाता है तो कौन सी घाटी बनती है? उत्तर, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। Question 10. When the part between two land blocks sinks, what kind of valley is formed? Answer, Rift Valley. 11. ब्लॉक पर्वत के उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तर, हॉस्ट या उत्खंड। Question 11. What is the raised part of a block mountain called? Answer, हॉस्ट। 12. ब्लॉक पर्वत के धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तर, ग्रैबेन या द्रोणिका। Question 12. What is the sunken part of a block mountain called? Answer, graben. 13. ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण दें। उत्तर, माउंट फूजी, जापान या किलिमंजारो, अफ्रीका। 14. सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? उत्तर, हिमालय। 15. पठार किसे कहते हैं? उत्तर, आसपास के धरातल से ऊंचा उठा हुआ, सपाट या मेजनुमा शीर्ष वाला विस्तृत भूभाग पठार कहलाता है। 16. भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पठार कौन सा है? उत्तर, दक्कन का पठार। 17. पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? उत्तर, कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों मीटर तक। 18. विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर, तिब्बत का पठार। 19. पठारों को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मेजनुमा भूमि, टेबललैंड। 20. पठारों को किस कारण से खनिजों का भंडार कहा जाता है? उत्तर, कई पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बने होते हैं जिनमें खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 21. मैदान किसे कहते हैं? उत्तर, विस्तृत, समतल या मंद ढलान वाला भूभाग जिसकी ऊंचाई कम हो, मैदान कहलाता है। 22. मैदान की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर, सामान्यतः 200 मीटर से कम। 23. मैदानों के प्रकार मुख्यतः कितने हैं? उत्तर, 3, अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक और संरचनात्मक। क्या? 24. नदियों द्वारा निर्मित मैदानों को क्या कहते हैं? उत्तर, जलोढ़ मैदान। 25. भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस भू आकृति में निवास करती है? उत्तर, मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। 26. मैदानों को सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है? उत्तर, मैदान उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए उत्तम होते हैं, इसलिए प्राचीन सभ्यताएं यहीं विकसित हुईं। 27. मैदानी क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा कैसी होती है? उत्तर, उत्तम, सड़क और रेल मार्ग बनाना आसान होता है। 28. पर्वतों के बीच स्थित समतल निचला भाग क्या कहलाता है? उत्तर, दर्रा, पास। 29. अपरदनात्मक मैदान का एक उदाहरण दें। उत्तर, कनाडा का मैदान या पेनीप्लेन। 30.
निक्षेपात्मक मैदान का एक उदाहरण दें। उत्तर, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 31, अपर्दन किसे कहते हैं? उत्तर, हवा, जल, बर्फ आदि द्वारा चट्टानों के काटने, घिसने और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को। 32, निक्षेपण किसे कहते हैं? उत्तर, अपर्दन के कारकों द्वारा लाए गए पदार्थों को जमा करने की प्रक्रिया को। 33, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत तंत्र कौन सा है? उत्तर, एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका। 34, भारत के किस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, दक्कन का पठार। क्या 35, पठार के ऊपर पाई जाने वाली झीलें क्या कहलाती हैं? उत्तर, पठारी झीलें। 36, पर्वत किस तरह के साधनों के भंडार होते हैं? उत्तर, जल और वन संसाधनों के। 37, नदियों का उद्गम स्थल प्रायः कौन सी भू आकृति होती है? उत्तर, पर्वत। 38, झरनों वाटरफॉल्स का निर्माण किस भू आकृति पर अधिक होता है? उत्तर, पठार, जब नदियां पठार के किनारे से नीचे गिरती हैं। 39, पठारों पर कौन सा व्यवसाय मुख्य रूप से होता है? उत्तर, पशुपालन और खनन। 40, दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? उत्तर, बेसाल्ट, ज्वालामुखी लावा। 41, वो बल जो पृथ्वी के अंदर से काम करता है क्या कहलाता है? उत्तर, अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स। 42, वो बल जो पृथ्वी की सतह पर काम करता है क्या कहलाता है? उत्तर, बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स। 43, मैदानी भाग में मिट्टी का रंग प्रायः कैसा होता है? उत्तर, पीला भूरा, जलोढ़ मिट्टी। 44, पर्वतों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? उत्तर, पर्वतमाला या पर्वत तंत्र। 45, भू आकृतियों के निर्माण में कौन सी दो मुख्य प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं? उत्तर, उत्थान, अपलिफ्टमेंट और अपर्दन, इरोजन। 46, पर्वतों पर वायुदाब कैसा होता है? उत्तर, कम। 47, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किस पठार को कहा जाता है? उत्तर, पामीर का पठार। 48, पर्वतों पर शीत जलवायु में कौन सी खेती की जाती है? उत्तर, सीढ़ीनुमा खेती, टेरेस फार्मिंग। 49, भारत में अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? उत्तर, अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन, ये वलित पर्वत था जो अपर्दन से घिस गया। 50, पश्चिमी बंगाल में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर, संदकफू। संदकफू। कक्षा 7 भूगोल, अध्याय 4, भू आकृति, 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। पर्वत, पठार और मैदान। 1, भू आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, मुख्य रूप से 3 प्रकार की, पर्वत, पठार और मैदान। 2, भू आकृति का अर्थ क्या है? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां या रूप। 3, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर, माउंट एवरेस्ट। 4, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, लगभग 8,848.86 मीटर। 5, पृथ्वी के क्रस्ट, भूपर्पटी में होने वाली धीमी गति को क्या कहते हैं? उत्तर, पटल विरूपण या विवर्तनिक गति। 6, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? उत्तर, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। 7, वलित पर्वत का एक अन्य उदाहरण दीजिए। उत्तर, आल्प्स, यूरोप या रॉकी, उत्तरी अमेरिका। 8, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? उत्तर, भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। 9, भ्रंशोत्थ पर्वत का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या भारत का विंध्य पर्वत। 10, भारत में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम बताइए। उत्तर, बैरन द्वीप, अंडमान में। 11, ज्वालामुखी पर्वत का एक अन्य उदाहरण दीजिए। उत्तर, जापान का फ्यूजियामा। 12, पठार किसे कहते हैं? उत्तर, सपाट शिखर वाली ऊंची भूमि जिसका किनारा आसपास के क्षेत्र से अधिक खड़ा होता है। 13, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर, तिब्बत का पठार। 14, पठार की औसत ऊंचाई कितनी हो सकती है? उत्तर, कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों मीटर तक। 15, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का नाम बताइए। उत्तर, दक्कन का पठार। 16, कौन सा पठार खनिजों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है?
उत्तर, भारत का छोटा नागपुर पठार। 17. मैदान किसे कहते हैं? उत्तर, सपाट और समतल भूमि का एक बड़ा क्षेत्र। 18. मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है? उत्तर, आमतौर पर 200 मीटर से अधिक नहीं। 19. मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? उत्तर, नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा। 20. भारत के सबसे बड़े मैदान का नाम क्या है? उत्तर, उत्तरी मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अपर्दन और निक्षेपण की भू आकृतियां। 21. नदी अपने साथ जो पदार्थ बहाकर लाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, तलछट या अवसाद। 22. नदी जब पर्वतों से नीचे उतरती है तो कौन सी आकृति बनाती है? उत्तर, जलप्रपात वाटरफॉल। 23. नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को किनारों पर जमा करने से कौन सी आकृति बनती है? उत्तर, बाढ़ का मैदान। 24. नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिकोणीय भू आकृति क्या कहलाती है? उत्तर, डेल्टा। 25. भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? उत्तर, सुंदरबन डेल्टा। 26. नदी के घुमावदार मार्ग को क्या कहते हैं? उत्तर, विसर्प, मियांडर्स। 27. पवन द्वारा अपर्दन से बनने वाली मशरूम के आकार की चट्टान को क्या कहते हैं? उत्तर, छत्रक शैल, मशरूम रॉक्स। 28. रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन द्वारा महीन बालू के बड़े निक्षेप को क्या कहते हैं? उत्तर, लोएस, लोएस। 29. समुद्री तरंगों के अपर्दन से तट पर बनने वाले खड़े ढाल वाले किनारों को क्या कहते हैं? उत्तर, समुद्री भृगु, सी क्लिफ। 30. बर्फ की नदी को क्या कहते हैं? उत्तर, हिमनद ग्लेशियर। 31. वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर चट्टानें टूटती हैं और नष्ट होती हैं? उत्तर, अपर्दन, इरोजन और अपक्षय, वेदरिंग। 32. अपर्दन के किन्हीं दो कारकों, एजेंटों के नाम बताइए? उत्तर, नदी, पवन, हिमनद, समुद्री लहरें। 33. जब नदी निचले मैदानों में प्रवेश करती है तो वह किस आकृति में बहने लगती है? उत्तर, विसर्प, मियांडर्स या मोड़। 34. विसर्प के किनारे पर एक कटा हुआ अलग हो चुका भाग किस झील का निर्माण करता है? उत्तर, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। 35. जब नदी का जल तटों को पार करके आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, बाढ़। 36. हिमनद ग्लेशियर के अपर्दन से बनी एक गहरी यू आकार की घाटी को क्या कहते हैं? उत्तर, हिमनद द्रोणी, ग्लेशियल ट्रॉफ। 37. हिमनद द्वारा जमा किए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्तर, हिमोड मोरेन। 38. समुद्री तरंगे लगातार चट्टानों से टकराकर कौन सी गुफाएं बनाती हैं? उत्तर, समुद्री गुफाएं, सी केव्स। 39. समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत बचने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? उत्तर, तटीय मेहराब, सी आर्च। 40. जब तटीय मेहराब की छत भी टूट जाती है और केवल खड़ी दीवार बचती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, स्टैक, स्टैक। 41. रेगिस्तान में पवन द्वारा बालू को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से बनने वाली छोटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? उत्तर, बालू टिब्बा, सैंड ड्यून्स। 42. सहारा रेगिस्तान में बालू के ऐसे टिब्बों को क्या कहते हैं? उत्तर, बरकान, बारचन या अर्ग, ईआरजी। 43. पृथ्वी के आंतरिक बल से अचानक होने वाली गति को क्या कहते हैं? उत्तर, भूकंप, अर्थक्वेक। 44. भूकंप के दौरान वह स्थान जहां से कंपन उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? उत्तर, उद्गम केंद्र, फोकस। 45. उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तर, अधिकेंद्र, एपिसेंटर। 46. ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? उत्तर, ज्वालामुखी क्रेटर, वॉल्केनिक क्रेटर। 47. किस प्रकार के बल को अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं? उत्तर, वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं। 48. किस प्रकार के बल को बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं? उत्तर, वे बल जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं। 49. पर्वतमाला, माउंटेन रेंज से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पर्वतों का एक क्रमबद्ध सीधा क्रम। 50. अफ्रीका में स्थित एक भ्रंशोत्थ पर्वत का नाम बताइए? उत्तर, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत।
भू आकृति पर 2 अंक वाले प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पर्वत माउंटेन किसे कहते हैं? उत्तर, पर्वत पृथ्वी की सतह पर एक प्राकृतिक ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जिसका आधार चौड़ा और शिखर शंकु के आकार का होता है। यह आसपास के क्षेत्र से काफी ऊंचा होता है और इसकी ढाल तीव्र होती है। हिमालय और आल्प्स इसके उदाहरण हैं। प्रश्न 2, ब्लॉक पर्वत ब्लॉक माउंटेन की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्तर, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की सतह के एक बड़े भाग में भ्रंशन फॉल्टिंग की प्रक्रिया के कारण होता है। जब तनाव के कारण भूमि में दरारें भ्रंश पड़ जाती हैं तो बीच का भाग ऊपर उठ जाता है जिसे हॉस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को ग्रैबन या भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। प्रश्न 3, ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा, राख और अन्य पदार्थों के बाहर निकलकर ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमा होने से होता है। लगातार जमाव के कारण ये पदार्थ शंकु कोन का आकार ले लेते हैं जिससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अफ्रीका का किलिमंजारो इसका उदाहरण है। प्रश्न 4, अंतरपर्वतीय पठार इंटरमॉन्टेन प्लेटो क्या है? उत्तर, ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों या पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होता है उसे अंतरपर्वतीय पठार कहते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और विस्तृत पठार होते हैं। इन पठारों का निर्माण पर्वतों के निर्माण के साथ ही होता है। तिब्बत का पठार इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 5, महाद्वीपीय पठार कॉन्टिनेंटल प्लेटो को परिभाषित करें। उत्तर, महाद्वीपीय पठार वे विस्तृत और ऊंचे भूभाग होते हैं जो महाद्वीप के किनारों पर या बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। इन्हें शील्ड भी कहा जाता है। इनका निर्माण लाखों वर्षों में क्षरण और उत्थान की प्रक्रियाओं से होता है और ये अक्सर प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं। भारत का दक्कन का पठार आंशिक रूप से और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार इसके उदाहरण हैं। प्रश्न 6, ज्वालामुखी पठार वोल्केनिक प्लेटो कैसे बनते हैं? उत्तर, ज्वालामुखी पठार का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से दरारों के माध्यम से कम श्यानता लो विस्कोसिटी वाला लावा सतह पर बाहर निकलता है और विशाल क्षेत्रों में पतली परतों के रूप में फैलकर जम जाता है। बार बार लावा जमा होने से ये क्षेत्र सपाट लेकिन ऊंचे बन जाते हैं। भारत का दक्कन का पठार इसका उदाहरण है। प्रश्न 7, मैदान प्लेन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मैदान पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सपाट या मंद ढाल वाले निम्न भूमि क्षेत्र होते हैं। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से बहुत अधिक नहीं होती है। मैदानों का निर्माण आमतौर पर नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों अलूवियल डिपॉजिट से होता है। ये कृषि और बस्ती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। प्रश्न 8, जलोढ़ मैदान अलूवियल प्लेन का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, जलोढ़ मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है। जब नदियां पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वे अपने साथ लाए गए बारीक तलछट सेडिमेंट जैसे गाद और मिट्टी को किनारों और बाढ़ क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। लाखों वर्षों के जमाव से ये उपजाऊ मैदान बनते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका उदाहरण है। प्रश्न 9, लोएस मैदान लोएस प्लेन क्या है? उत्तर, लोएस मैदान का निर्माण पवन विंड द्वारा उड़ाकर लाई गई बारीक पीली मिट्टी के विशाल क्षेत्रों में जमा होने से होता है। यह मिट्टी कम सघन होती है और इसमें छिद्र अधिक होते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है लेकिन पानी से कटकर खड्ड गुलीज बना लेती है। चीन का लोएस पठार पीली नदी बेसिन में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भू आकृति पर 2 अंक वाले अतिरिक्त प्रश्नोत्तर 40। पर्वत माउंटेन्स। 1, वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स किसे कहते हैं? उत्तर, जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं तो संपीड़न कंप्रेशन के कारण चट्टानों की परतें मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं। इन मुड़ी हुई परतों से बने पर्वतों को वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। ये सबसे युवा और ऊंचे पर्वत होते हैं। उदाहरण, हिमालय, आल्प्स। 2, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, भ्रंश घाटी का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की सतह में तनाव टेंशन के कारण 2 समानांतर भ्रंश रेखाएं बन जाती हैं और भ्रंश रेखाओं के बीच का भूभाग नीचे धंस जाता है। इस धंसे हुए भाग को ग्रैमन या भ्रंश घाटी कहते हैं। उदाहरण, भारत में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी। 3, अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन्स क्या हैं? उत्तर, ये ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण अपक्षय और अपर्दन के कारकों जैसे हवा, जल, बर्फ द्वारा होता है।
ये मूल रूप से वलित या ब्लॉक पर्वत थे, लेकिन लाखों वर्षों के क्षरण के कारण इनका मूल स्वरूप नष्ट हो गया और केवल कठोर भाग ही बचा रहा। उदाहरण, भारत की अरावली पर्वतमाला। 4. पर्वतमाला माउंटेन रेंज क्या है? उत्तर, एक निश्चित क्षेत्र में एक ही काल में लंबी, संकरी और व्यवस्थित रूप से फैली हुई पर्वतों की श्रृंखला को पर्वतमाला कहते हैं। ये एक ही भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं और एक ही दिशा में फैले होते हैं। उदाहरण, एंडीज पर्वतमाला। 5. ब्लॉक पर्वत की दो विशेषताएं लिखें। उत्तर, 1. इनकी ढाल तीव्र और खड़ी होती है, जबकि शीर्ष सपाट या ब्लॉक के आकार का होता है। 2. इनका निर्माण भ्रंशन, फॉल्टिंग क्रिया के कारण होता है, जहां भूखंड ऊपर उठ जाता है, जिसे उत्खंड हॉस्ट कहते हैं। 6. पर्वत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो कारण। उत्तर, 1. पर्वत नदियों के स्रोत होते हैं और जल का भंडार होते हैं, जो कृषि और पीने के लिए पानी प्रदान करते हैं। 2. इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं की विविध किस्में पाई जाती हैं और ये खनिजों के समृद्ध भंडार होते हैं। 7. वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, वलित पर्वत का निर्माण संपीड़न बल से चट्टानों में मोड़ पड़ने से होता है, जैसे हिमालय, जबकि ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव बल से पृथ्वी की सतह पर भ्रंश पड़ने और भूखंड के ऊपर उठने से होता है, जैसे सतपुड़ा। 8. पर्वत शिखर, पीक और पर्वत कटक, रिज में क्या अंतर है? उत्तर, पर्वत शिखर एक पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा और नुकीला भाग होता है, जैसे एवरेस्ट, जबकि पर्वत कटक एक लंबी और संकरी ऊंची भूमि होती है, जिसमें एक ही पर्वत के कई शिखर होते हैं और जिसके दोनों ओर ढलानें होती हैं। 9. भंगिल पर्वत के निर्माण में किस बल की प्रमुख भूमिका होती है? उत्तर, भंगिल पर्वत वलित पर्वत के निर्माण में पृथ्वी की आंतरिक संपीड़न शक्ति, इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स की प्रमुख भूमिका होती है। यही बल चट्टानी परतों को दबाकर और मोड़कर उन्हें ऊपर की ओर उठाता है। 10. पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात कठिन क्यों होता है? उत्तर, पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल, विषम और ऊबड़ खाबड़ भूभाग तथा खड़ी चट्टानों के कारण सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण बहुत मुश्किल होता है। साथ ही भूस्खलन का खतरा भी अधिक होता है, जिससे यातायात बाधित होता है। पठार, प्लेटोज। 11. पठार को टेबललैंड क्यों कहा जाता है? उत्तर, पठार एक ऊंचा उठा हुआ भूभाग होता है, जो ऊपर से लगभग सपाट और समतल होता है, लेकिन उसके किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं। इनकी ये आकृति मेज टेबल के शीर्ष के समान दिखती है, इसीलिए इन्हें टेबललैंड या मेजनुमा जमीन भी कहते हैं। 12. पठार के दो मुख्य आर्थिक लाभ लिखें। उत्तर, 1. पठार अक्सर खनिजों मिनरल्स के समृद्ध भंडार होते हैं, जैसे लोहा, कोयला और मैंगनीज। अफ्रीका का पठार इसका उदाहरण है। 2. कुछ पठार काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल से बने होते हैं, जैसे दक्कन, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। 13. अंतर पर्वतीय पठार के दो उदाहरण दें। उत्तर, 1. तिब्बत का पठार, हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। 2. बोलीविया का पठार, एंडीज पर्वत के बीच। 14. महाद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठार में एक मुख्य अंतर लिखें। उत्तर, महाद्वीपीय पठार का निर्माण आमतौर पर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा बड़े भूभाग के उत्थान से होता है, जबकि ज्वालामुखी पठार का निर्माण पृथ्वी की दरारों से निकलने वाले पतले लावा के विशाल क्षेत्र पर फैलकर जमने से होता है। 15. पर्वतपदीय पठार, पीडमोंट प्लाटो किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसा पठार जो पर्वत के आधार फुट पर स्थित होता है, यानी एक ओर ऊंचे पर्वत और दूसरी ओर मैदान या समुद्र से घिरा होता है, उसे पर्वतपदीय पठार कहते हैं। इसका निर्माण पर्वत से लाई गई सामग्री के जमाव से होता है। उदाहरण, पेटागोनिया पठार। 16. दक्कन का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? उत्तर, दक्कन का पठार मुख्य रूप से एक ज्वालामुखी पठार या लावा पठार का उदाहरण है। इसका निर्माण प्राचीन काल में दरारों से निकले बेसाल्टिक लावा के बार बार जमने से हुआ है। ये काली मिट्टी, रेगुर के लिए प्रसिद्ध है। 17. भारत के दो महाद्वीपीय पठारों के नाम लिखें। उत्तर, 1. छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी भारत में। 2. मेघालय का पठार, उत्तर पूर्वी भारत में। नोट, दक्कन को अक्सर महाद्वीपीय और लावा पठार दोनों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुखता लावा के कारण है। 18. पठारी क्षेत्रों में जनजीवन कठिन क्यों होता है? कोई दो कारण। उत्तर, 1. पठारी क्षेत्रों में रुखी, पथरीली मिट्टी और पानी की कमी, वर्षा जल तेजी से बह जाता है, के कारण कृषि करना कठिन होता है। 2.
असमतल और ऊबड़ खाबड़ जमीन के कारण सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण महंगा और मुश्किल होता है। 19 तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार क्यों है? उत्तर, तिब्बत का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है जो हिमालय और कुनलुन जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसका उत्थान इन पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के साथ साथ हुआ, जिससे ये समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। 20 पर्वतीय पठार और महाद्वीपीय पठार में दो अंतर लिखें। उत्तर, पर्वतीय पठार इंटरमॉन्टेन प्लेटो, महाद्वीपीय पठार कॉन्टिनेंटल प्लेटो। यह चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होता है। यह समुद्र तट या विस्तृत मैदानों से घिरा होता है। निर्माण पर्वत निर्माण के साथ होता है। अंतर्जात बल निर्माण भूभाग के उत्थान या लावा प्रवाह से होता है। मैदान प्लेन्स। 21 मैदानों को सभ्यताओं का पालना क्यों कहते हैं? उत्तर, मैदान सपाट, उपजाऊ होते हैं और यहां जल की उपलब्धता पर्याप्त होती है। इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्राचीन काल में बस्ती बनाना, कृषि करना और परिवहन आसान था, जिससे अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी, मिस्र यहीं विकसित हुईं। 22 लोएस मैदान की मिट्टी की दो विशेषताएं लिखें। उत्तर, 1 ये मिट्टी बहुत बारीक पीले रंग की होती है और कम सघन होती है, इसलिए आसानी से उड़ जाती है। 2 ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें पानी सोखने की क्षमता कैपिलरी एक्शन अधिक होती है, जिससे ये कृषि के लिए अच्छी होती है। 23 जलोढ़ मैदानों का आर्थिक महत्व क्या है? कोई दो उत्तर। 1 जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिससे ये क्षेत्र सघन कृषि, चावल, गेहूं और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 2 सपाट भूमि और नदियों की उपस्थिति के कारण यहां सड़क और रेल परिवहन का सघन जाल बिछाना आसान होता है। 24 मैदानों के दो प्रकार लिखें जो निर्माण प्रक्रिया पर आधारित हों। उत्तर, 1 अपर्दन मैदान इरोजनल प्लेन्स, हवा, बर्फ या जल द्वारा ऊंचे भूभागों के अपर्दन से बनने वाले मैदान जैसे कनाडा का शील्ड। 2 निक्षेपण मैदान डिपोजिशनल प्लेन्स, नदियों, हिमनदों या हवा द्वारा लाए गए पदार्थों के जमाव से बनने वाले मैदान जैसे जलोढ़ मैदान। 25 तराई और भाबर मैदान में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, भाबर मैदान पर्वतों के ठीक नीचे एक संकीर्ण पट्टी है, जहां नदियां बड़े कंकड़ पत्थर जमा करती हैं और जल भूमिगत हो जाता है। तराई भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली और आर्द्र क्षेत्र है, जहां भूमिगत जल सतह पर फिर से प्रकट होता है। 26 लोएस मैदान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? उत्तर, लोएस मैदान का निर्माण मुख्य रूप से पवन विंड द्वारा होता है। पवन रेगिस्तानी क्षेत्रों से बारीक धूल और गाद के कणों को उड़ाकर लाती है और उन्हें एक विशाल क्षेत्र में जमा कर देती है, जिससे लोएस का मैदान बनता है। 27 भारत के दो जलोढ़ मैदानों के नाम लिखें। उत्तर, 1 सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का मैदान। 2 गोदावरी और कृष्णा नदियों का तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। 28 मैदानों में जनसंख्या सघन क्यों होती है? उत्तर, मैदानों में सपाट भूमि होने के कारण घर और परिवहन बनाना आसान होता है और यहां की उपजाऊ मिट्टी तथा पर्याप्त जल उपलब्धता सघन कृषि को संभव बनाती है। यही कारण है कि ये क्षेत्र सघन रूप से बसे होते हैं। 29 लोएस मैदान किस देश में सबसे अधिक पाए जाते हैं? उत्तर, चीन में लोएस मैदान सबसे अधिक पाए जाते हैं, विशेष रूप से पीली नदी वांग हे के बेसिन के आसपास। यहां गोबी मरुस्थल से लाई गई बारीक धूल जमा हुई है, जिससे लोएस पठार और मैदान बने हैं। 30 डेल्टा मैदान किसे कहते हैं? उत्तर, डेल्टा मैदान का निर्माण नदी के मुहाने पर होता है, जहां नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी गति धीमी कर देती है और अपने साथ लाए गए बारीक तलछट, गाद, मिट्टी को त्रिभुजाकार या चापाकार रूप में जमा कर देती है। उदाहरण, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भू आकृति के सामान्य प्रश्न। 31 प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या हैं? उत्तर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और मूल भूभागों को प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति और टेक्टोनिक प्रक्रियाओं से हुआ है। उदाहरण, महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स और महासागर ओशंस। 32 द्वितीय श्रेणी के उच्चावच सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या हैं? उत्तर, महाद्वीपों और महासागरों पर पाए जाने वाले बड़े भूभागों को द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से अंतर्जात बलों एंडोजेनिक फोर्सेस से होता है। उदाहरण, पर्वत माउंटेन्स, पठार प्लेटोज और मैदान प्लेन्स। 35 भू आकृति के विकास में अंतर्जात बल एंडोजेनिक फोर्सेस की क्या भूमिका है?
उत्तर अंतर्जात बल। पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले बल भू आकृतियों का निर्माण और उत्थान करते हैं। ये बल पर्वत और पठार जैसी ऊंची भू आकृतियों को जन्म देते हैं, जैसे वलन से वलित पर्वत और भ्रंशन से ब्लॉक पर्वत का निर्माण। 34 भू आकृति के विकास में बहिर्जात बल एक्सोजेनिक फोर्सेस की क्या भूमिका है? उत्तर बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बल जैसे हवा, जल, बर्फ भू आकृतियों को नष्ट या क्षरित करते हैं। ये बल अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा पर्वतों को घिसकर अवशिष्ट पर्वत बनाते हैं और मैदानों का निर्माण करते हैं। 35 उन्नत मैदान अपलिफ्टेड प्लेन किसे कहते हैं? उत्तर उन्नत मैदान ऐसे मैदान होते हैं जो मूल रूप से समुद्र के नीचे या निचले तटवर्ती क्षेत्रों में थे, लेकिन पटल विरूपणी बलों डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के कारण ऊपर उठकर वर्तमान भूभाग का हिस्सा बन गए हैं। भारत में सौराष्ट्र का मैदान इसका उदाहरण है। 36 पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा अधिक क्यों होता है? उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल, चट्टानों की अस्थिरता और भारी वर्षा के कारण भूस्खलन का खतरा अधिक होता है। जल चट्टानों में प्रवेश कर उन्हें कमजोर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल से ढीली मिट्टी या चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं। 37 पठारी क्षेत्रों में झरने वाटरफॉल्स अधिक क्यों पाए जाते हैं? उत्तर पठारी क्षेत्रों में नदियां कठोर और नरम चट्टानों के बीच से होकर बहती हैं। जब नदियां कठोर चट्टान से अचानक नरम चट्टान पर गिरती हैं, तो ये तेजी से अपर्दित होकर खड़ी ढाल या जलप्रपात का निर्माण करती है। 38 झील मैदान लेक प्लेन क्या है? उत्तर झील मैदान का निर्माण तब होता है जब एक झील लेक में तलछट जमा हो जाता है और समय के साथ झील पूरी तरह भर जाती है, जिससे एक सपाट और समतल मैदान बन जाता है। कश्मीर घाटी, जो कभी एक बड़ी झील थी, एक झील मैदान का उदाहरण है। 39 स्थानीय उच्चावच लोकल रिलीफ क्या है? उत्तर किसी सीमित या छोटे क्षेत्र में उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे और सबसे निचले बिंदुओं के बीच की ऊंचाई के अंतर को स्थानीय उच्चावच कहते हैं। ये किसी भूभाग की खुरदरापन या विषमता को दर्शाता है। 40 भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? उत्तर भू आकृति विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान के निर्माण, विकास और परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है।